हेलो बच्चों, की हाल चाल। मैं रवि प्रभात आज आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कंडक्टर के लिए कैसे होता है, सेमी कंडक्टर के लिए फिर डिफरेंट तरीके से होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इंसुलेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से सबसे पहले हम लोग किसी कंडक्टर के बारे में देखते हैं क्या होता है। अगर आप किसी कंडक्टर का या किसी मेटल जनरली मेटल ही होता है कंडक्टर, उसको आप लोग जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूव करने लगता है, उसके बीच में फास्ट रैंडम मोशन होने लगता है और ज़्यादा तेज रैंडम मोशन होने के चलते आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अंदर मूव करता है तो वो बार बार अदर सब पार्टिकल्स, आयंस, ये सबसे कोलाइड करता है। तो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को आप रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और फास्ट मूव करने के चलते इलेक्ट्रॉन जब फास्ट मूव करता है तो वो जल्दी जल्दी टकराता है, उसका कॉलिजन बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी टकराने के चलते रिलैक्सेशन टाइम उसका घट जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है और ड्यू टू विच उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। आप जानते हैं रेजिस्टिविटी का फार्मूला m/n² होता है। तो रेजिस्टिविटी n का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रेजिस्टिविटी दो बात पे डिपेंड करता है, एन पे और टॉ पे। ठीक है। अब एक पर्टिकुलर कंडक्टर पे अगर विचार करें तो एक पर्टिकुलर जैसे सिल्वर या कॉपर किसी एक पे विचार करें तो उसमें तो एन भी फिर कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या चेंज होगा, उसका टॉ चेंज होगा। तो रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी रिलेशन के अनुसार अगर कोई कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जिसके चलते उसका रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो ये तो हो गया एक जनरल बात जो हम लोग थिंकिंग किए। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे कि रो और टी के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। एक्चुअली इस मैथमेटिकल रिलेशन को आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेजिस्टिविटी रो वर्सेस टाइम टी इक्वेशन, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर। ठीक है। ये रिलेशन है रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस रो टी, मतलब किसी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो नॉट, मतलब इनिशियली उसका जो रेजिस्टिविटी था और 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर गामा टी क्यू। इस तरह से ये चलता चला जाता है। काफ़ी बड़ा रिलेशन होता है टेम्परेचर के हिसाब से, जिसमें कि अल्फा बीटा गामा आर टेम्परेचर कोफिशिएंट्स है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। लेकिन आपको पढ़ना है टी स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए। स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए ही रिलेशन को पढ़ना है। टी स्मॉल टेम्परेचर चेंज है। जब टी काफ़ी स्मॉल होगा, 1 से भी छोटा होगा, तो आप सोचिए कि टी का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, टी का क्यूब और छोटा हो जाएगा, तो और स्मॉल होता जाएगा। तो उस केस में टी स्क्वायर, टी क्यूब, ये सब जो आगे टर्म आएगा उसको आप कैन बी नेग्लेक्टेड। जब उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला होगा रो टी इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी,
ये बस ये रिलेशन आके यहाँ पे रुक जाएगा। रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। सिर्फ एक ही कोफिशिएंट अल्फा से आपको मतलब है, ऐसे तो बहुत सारा कोफिशिएंट होता है। तो ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है। टी टेम्परेचर चेंज, मतलब टी 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, यहाँ पे बाद में टी डिग्री है, तो टी माइनस 0 टी टेम्परेचर चेंज कहलाएगा। लेकिन इन जनरल इसी को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है। रो टू इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इस तरह से भी इसको इंडिकेट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आप रिलेशन ध्यान रख सकते हैं। T1 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर, उस पे रेजिस्टिविटी रो 1 है, और T2 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी रो 2 है। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इस तरह से ये फार्मूला आ गया। तो रो 2 इक्वल टू रो 1 से दोनों को जब इंटू करेंगे तो अल्फा रो 1 और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हो जाएगा रो 2 माइनस रो 1 इक्वल टू अल्फा रो 1 इंटू डेल्टा टी। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा या पहले रो 2 माइनस रो 1 को डेल्टा रो भी लिख सकते हैं, अल्फा रो 1 इंटू डेल्टा टी। इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब ये तो फॉर्मूला अप्लाई होगा फाइनल रेजिस्टिविटी कभी भी फाइंड करना हो तब ये वाला यूज करेंगे। फाइनल रेजिस्टिविटी रो 2 फाइंड करना हो और कभी भी चेंज इन रेजिस्टिविटी निकालना होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। डेल्टा रो इक्वल टू अल्फा रो 1 इंटू डेल्टा टी, वे रो 1 आप जान ही रहे हैं इनिशियल रेजिस्टिविटी है। अब हम लोग अल्फा को डिफाइन करेंगे। तो आप जब ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो इससे अगर अल्फा फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा रो बाय रो 1 इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। तो अल्फा देखने से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल ये ओरिजिनल वाला है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो क्लियर आप पीछे देख के समझ सकते हैं कि क्या होगा। चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज अल्फा। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा रो बाय रो 1 इंटू डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, या डेल्टा रो की जगह डी रो बाय रो 1 इंटू डी टी भी कह सकते हैं। दोनों तरह से आप इसके फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज per unit change in temperature is known as अल्फा। अल्फा का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट के लिए ऑफ अल्फा ऊपर देखिए डी रो है, उसका एसआई यूनिट चेंज इन रेजिस्टिविटी बोलिए या रेजिस्टिविटी, उसका एसआई यूनिट ओम मीटर होगा। रो का यूनिट भी ओम मीटर होगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा। ओम मीटर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा पर केल्विन।
तो पर केल्विन होता है ऐसा यूनिट अल्फा का। पर डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप चेंज का बात बोलेंगे तो चेंज केल्विन में जितना होता है उतना ही अमाउंट डिग्री सेल्सियस में ही होता है। चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल होता है चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के। तो आप इसको पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस दोनों लिख सकते हैं। इस तरह से अल्फा का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डेल्टा रो बाय रो 1 इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। अब इसी पे अब हम लोग जानेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में तो ठीक है, आप जानते हैं R इक्वल टू फार्मूला होता है रो L अपॉन A। आप इसमें गौर करेंगे कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो अगर स्मॉल टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, नहीं हो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, लेकिन अगर स्मॉल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेंथ और एरिया पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए लेंथ और एरिया लगभग कांस्टेंट रहेगा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज का बात बोलेंगे। टेम्परेचर हम लोग शुरू से सब स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हम R प्रोपोर्शनल टू रो कह सकते हैं। तो उस बेसिस पे जो रो जिस तरह से टेम्परेचर पे चेंज करेगा उसी तरह से R भी चेंज होगा, मतलब जैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगा वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इस तरह से आपका सेम फार्मूला आ जाएगा R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला आ गया फाइनल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा कहलाने लगता है, अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, इस बार रेजिस्टेंस नाम लिखेंगे। इफ इनिशियल टेम्परेचर T1 अगर ऐसा ले लें 0 डिग्री सेल्सियस और एंड फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल वाला था, इनिशियल टेम्परेचर T1 0 ले लिए एंड फाइनल टेम्परेचर T2 को अगर T कंसीडर किया जाए तो उस बेसिस पे इसको हम लोग RT लिखते हैं, इसको R0 लिख देंगे। 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस तो R0 से दिखाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। तो इस तरह से RT का इक्वेशन आ जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। तो रिलेशन को आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं, ऊपर वाला मेथड से भी और नीचे वाला मेथड से भी। ऊपर वाला में इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन ये बता रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सी है। इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी आपका क्लियर हुआ। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट मटेरियल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टर्स इन सीरीज, बहुत सारा रेजिस्टर है सीरीज में लगा हुआ है। सपोज मान लीजिए ये रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है और ये भी रेजिस्टर है। बल्ब, पंखा, हीटर, गीजर कुछ भी हो सकता है, सबके अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो ये तीन कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। जब आप इसे सेल से कनेक्ट करेंगे, इसको सेल से जोड़ेंगे
तो क्या होगा, सेल से जोड़ने के बाद सपोज ये बैटरी टोटल भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो रहा है। तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं V1 डेवलप हुआ, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V2 डेवलप हुआ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V3 डेवलप हुआ। तो इस तरह से सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डेवलप हुआ। करंट I इधर से निकला, ये I जा रहा है, इससे भी I जाएगा, इससे भी I जाएगा और इससे भी I जाएगा। तो अब इस चीज़ को आप समझेंगे कि सीरीज का क्या प्रॉपर्टी होता है। सीरीज का सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि एक ही रो में सारा रजिस्टर लाई करेगा, एक ही लाइन में। तो यहाँ सेल से जो करंट निकलेगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा वो R1 से भी क्रॉस करेगा, वो R2 से भी क्रॉस करेगा और वो R3 से भी क्रॉस करेगा। दैट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है सीरीज में, आप ध्यान रखेंगे, करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम होगा। बट जब पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला अभी जस्ट आप देखिए, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है आई आर। जस्ट अभी हम लोग मतलब पिछले वीडियो में पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो आप गौर करेंगे I तो सब में सेम है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। अगर सारा रेजिस्टेंस सेम है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट रेजिस्टर का डिवाइस है तो ऑब्वियस बात है, जब R डिफरेंट है तो V भी डिफरेंट होगा। R1 है, यहाँ V1, R2 है, V2, R3 है, V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस मे और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जो आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अप्लाई कर रहे हैं, जो वही इस दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो सेल प्रोवाइड कर रहा है, और वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। V जो है ना हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो V1 के जगह यहाँ लिखेंगे IR1, V2 के जगह लिखेंगे IR2 और V3 के जगह लिखेंगे IR3। आप जानते हैं कि जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 सम के बराबर होगा। तो V1 IR1 होगा, V2 IR2 होगा, I कॉमन जब लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हमारा V, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको मान सकते हैं। अब आप तीनों रजिस्टर को हटाएंगे, उसके बदले एक अकेला रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। सपोज एक अकेला रजिस्टर ये है हमारा RS, सेम बैटरी से जोड़ेंगे, उतना ही वोल्ट के बैटरी से, जैसे पिछली बार आप V वोल्ट से अप्लाई किए थे, इस बार भी V वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे और करंट उतना ही जाना चाहिए, I उतना ही जाना चाहिए। तो जो रेजिस्टर आखिर कितना होगा, RS इक्वल टू वाट, RS इक्वल टू वाट कि उतना ही करंट जाना चाहिए, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईच RS, तो उस बेसिस पे V इक्वल टू IRS हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। V इक्वल टू IRS हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम चेक करें, IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। फाइनली जो मेरा RS होगा ना वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के बराबर होगा। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन तीन रेजिस्टर का, अगर वो सीरीज में लगा हुआ है तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। मतलब कितना भी रेजिस्टर हो, जरूरी नहीं कि 3, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। आप डायरेक्ट सबको ऐड कर लेंगे तो वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो इन सभी के बराबर अकेले उतना वर्क करेगा। वो उतना ही बैटरी जोड़ने पे, उतना ही वोल्ट के बैटरी जोड़ने पे उतना ही करंट अपने से होकर ड्रॉ करेगा।
करेगा तो उस रेजिस्टेंस को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो सीरीज में आप याद रखेंगे डायरेक्ट ऐड हो जाता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग इसी में रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में चर्चा करेंगे। रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सपोज मान लीजिए बहुत सारा रेजिस्टर है, बहुत सारा रेजिस्टर है जो पैरेलल में है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ये रहा सेल से जोड़ दिए। अब आप गौर करेंगे अगर सपोज इसके अक्रॉस V वोल्ट है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप गौर करेंगे ये बड़ा वाला हाई पोटेंशियल होता है, सपोज ये V1 पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल है V1 पे है, और छोटा वाला लो पोटेंशियल पे सपोज ये V2। ये अगर V1 पे है तो ये वाला भी V1 पे होगा, और ये वाला डायरेक्ट कनेक्ट है। आपको शुरू से पता है सर्किट का 2 पॉइंट बिना रजिस्टर वाले वायर से डायरेक्ट कनेक्ट हो तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। तो ये सेल है, सपोज इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, बस जस्ट एक कनेक्टिंग वायर है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो यहाँ का भी V1 होगा, यहाँ का भी V1 होगा, है ना। और उसी तरह अगर यहाँ का V2 है तो यहाँ का V2 होगा, हर पॉइंट का, यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ V2। उस बेसिस पे V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। इस यहाँ भी गौर करेंगे V1 माइनस V2 उतना ही होगा, और यहाँ भी गौर करेंगे V1 माइनस V2 उतना ही होगा। यहाँ से सपोज करंट कितना निकल रहा है I। जब I निकलेगा तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये हो गया I1, ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा यहाँ पे I3। जब यहाँ से करंट I निकला वो तो 3 ब्रांच में बढ़ जाएगा, I1, I2 और I3। जब ये तीनों फिर वापस आकर यहाँ मिलेगा तो वापस ये I1, I2, I3 मिलकर I हो जाएगा, और फिर इस तरह से I रिटर्न हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या नज़र आया, ये सारे रजिस्टर का इधर वाला अगर हम अपने तरफ से देखें इधर से तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट, एक पॉइंट है, और राइट साइड वाला टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है। तो जब भी आप देखेंगे कि एक तरफ का टर्मिनल एक जगह से जुड़ा हुआ हो और इधर दूसरे तरफ का टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा हुआ हो तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस बेसिस पे सबके अक्रॉस V सेम होगा। तो याद रखेंगे इसमें क्या सेम होगा। इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, पैरेलल में V सेम होता है। और V सेम होने का कारण क्या है, आप इसे ध्यान रखेंगे, टर्मिनल सेम रहता है। टर्मिनल सेम होने के चलते पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बट अगर आप करंट के बारे में बोलेंगे तो करंट में और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है और नहीं भी, मे नॉट बी सेम, ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी सेम हो सकता है। आप जानते हैं V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR, देयरफॉर I इक्वल टू क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला, V बाई R। तो आप गौर करेंगे अगर V सेम है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर V सेम है, सबके अक्रॉस आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर V सेम हो तो I इनवर्सली R के होता है। मतलब कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो 3 ब्रांच में बटेगा। लेकिन कैसे बटेगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। तो इस तरह से करंट में और मे नॉट भी सेम, हो भी सकता है नहीं भी। बट एक बात श्योर है कि यहाँ से जो टोटल करंट I निकलेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। मतलब जितना भी ब्रांच हो, चाहे दो भी हो सकता था ब्रांच, 2 पैरेलल में हो, 3 भी, 50 भी, कितना भी हो सकता है, लेकिन जो टोटल करंट I होगा यहाँ से जो इंटर किया है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 को क्या लिखेंगे, V बाई R1, I2 को V बाई R2, I3 को V बाई R3। इस तरह से हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो इसमें V कॉमन ले लेंगे,
1/R1 1/R2 और ये हो जाएगा हमारा 1/R3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। अब इन तीनों रजिस्टर को हटाएंगे, उसके बदले में एक रजिस्टर हम लोग लेंगे। सपोज ये रहा एक रजिस्टर जिसका RP है, और इसको सेल से कनेक्ट करेंगे और उतना ही वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे, उतना ही V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे और उतना ही करंट जाना चाहिए। तो सपोज करंट आई जा रहा है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस इज, मान लेते हैं ये RP है, तो उस बेसिस पे I इक्वल टू V/RP लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। I इक्वल टू V/RP लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 V/RP इक्वल टू, इसको ऊपर लिखते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। फ्रॉम 1 and 2 V/RP इक्वल टू V1/R1 1/R3 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, है ना। इस तरह से ये रिलेशन आ गया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या नहीं तो देखिए इसमें क्या है कि इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप रेसिप्रोकल करेंगे तब RP का वैल्यू आएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे LCM ले लीजिए, R1 R2 R3, R1 R1 कट जाएगा, यहाँ पे R2 R3 आ जाएगा, तो सीधे लिखते हैं ये R2 R3, ये हो जाएगा R1 R3 और ये हो जाएगा R1 R2। तो इस तरह से 1/RP का ये वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर RP का जो वैल्यू होगा वो R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय, इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 R2 R2 R3 प्लस R1 R3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए, अगर 3 रजिस्टर है तो ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट RP इससे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी 2 रजिस्टर होता है, तो 2 रजिस्टर के केस में भी फार्मूला को हम लोग देखेंगे। सपोज 2 ही रजिस्टर है पैरेलल में, ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है और पैरेलल में लगा हुआ है इस तरह से। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तब आप कहेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, वो आगे वाला टर्म हट जाएगा 1/R3 वाला। तो ये आ गया RP, LCM लेंगे, यहाँ पे R1 R2 होगा, ऊपर R1 प्लस R2 होगा, तो RP का वैल्यू लिखेंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इस तरह से ये रजिस्टर हमारा RP का वैल्यू आ गया। RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, आराम से डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजी होगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होता है। मान लीजिए यहाँ से करंट आई जा रहा है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट ऊपर से जा रहा है और कुछ करंट नीचे से जा रहा है। आपको करंट फाइंड करना है कि किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। ऐसे आप पहले ही जान चुके हैं कि पैरेलल में है, पैरेलल में होने पे क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम हो, इसके अक्रॉस भी इसके पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, तो करंट इन्वर्सली होगा रेजिस्टेंस के, I इक्वल टू V/R। अगर V कांस्टेंट है तो I इन्वर्सली हो जाएगा R के, जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस उधर कम करंट जाएगा, जिधर कम करंट उधर जिधर कम रेजिस्टेंस उधर ज़्यादा करंट जाएगा। तो अगर यहाँ पे करंट फाइंड करना है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए I1 इक्वल टू V/R1 हो जाएगा एंड जो I2 का वैल्यू है यहाँ पे वो V/R2 के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। I है, ये I1 के जगह V/R1 लिख सकते हैं और I2 के जगह V/R2 लिख सकते हैं। तो उस बेसिस पे V कैसे आएगा, तो I यहाँ V कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे LCM आ जाएगा,
R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और V का वैल्यू हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। इस तरह से ये हमारा I आ गया। अब हमको I1 चाहिए। I1 कितना होगा, तो आप जान रहे हैं V बाई R1 होगा। V का वैल्यू डाल दीजिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इंटू आई बाई R1 R1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से I1 का फॉर्मूला। डायरेक्ट भी आप कभी भी ब्रांच में करंट निकालना हो तो इस तरह से ये रिजल्ट लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर I2 चाहिए तो वही फिर V बाई R2 करेंगे। V का वैल्यू आप जान ही रहे हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई है बाई R2 है, R2 कट जाएगा। तो इस तरह से I2 का वैल्यू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा I1 भी आ जाएगा और I2 भी आ जाएगा। तो आप आराम से अगर दो पैरेलल में हो और दोनों से होकर करंट I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करना हो तो I1 भी निकाल सकते हैं और I2 भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर सारे के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ से न्यूमेरिकल सीरीज पे आएंगे जिसमें कि सारे टॉपिक पे काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग थ्योरी को पहले अच्छे से तैयार कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज करंट का स्टार्ट करेंगे, उसमें सारा अच्छे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।